दोस्तों, कंप्यूटर पुराण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको आज समझाने वाला हूं अकाउंटिंग ग्रुप्स के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि टैली का इंट्रोडक्शन क्या है, टैली कंपनी क्या काम करती है और टैली एग्जैक्टली पूरे वर्ल्ड मार्केट में एक इस टाइप की कंपनी है जो पूरे विश्व में नंबर 1 अकाउंटिंग पैकेज और नंबर 1 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का अपना रुतबा कायम किए हुए हैं। तो हम टैली का जो वर्जन लेटेस्ट वर्जन है 9.6.6.1 हम उस पर पूरा स्टडी करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग कंप्यूटर में जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अकाउंटिंग ग्रुप्स होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। तो अकाउंटिंग ग्रुप्स इन टैली तो कैसे होते हैं, तो उस मैनर में अगर हम ध्यान से देखें तो अकाउंटिंग ग्रुप्स तो एक कॉमन चीज समझ लीजिए, अकाउंटिंग का बहुत बड़ा मैं आपको फंडा बताने वाला हूं। अकाउंटिंग ग्रुप्स जो हमारे होते हैं वो टोटल होते हैं 28। माने के अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से समझें, जैसे हर घर में एक फैमिली होती है और उस फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, तो ऐसे ही टैली जो अकाउंटिंग है उस अकाउंटिंग का पूरा जो खानदान है, यू नो डोंट माइंड वी से ना खानदान वर्ड इन हिंदी से, खानदान जो है वो 28 लोगों का है। माने अकाउंटिंग में कुल मिला के 28 ग्रुप होते हैं। 28 ग्रुप में कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। माने कि अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें 15 प्राइमरी ग्रुप्स हैं और 13 सब ग्रुप्स हैं। 15 जो प्राइमरी ग्रुप्स हैं माने बड़े हैं, उनके अंदर ही छोटे 13 आएंगे। तो 15 जो है, अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें, आप डायग्राम को नोट भी कर लीजिएगा, मैं सभी को आपको रिकमेंड करूंगा आप नोट जरूर बनाइए मेरे वीडियोस को देखते हुए। तो अगर 15 प्राइमरी जो ग्रुप्स की बात करेंगे तो इसमें 9 बैलेंस शीट में आते हैं और 6 प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। ये बहुत इंटरैक्टिव है। 9 बैलेंस शीट में जो आते हैं वो अलग होंगे और 6 बैलेंस शीट में जो आते हैं वो डिफरेंट होंगे। 13 के 13 जो सब ग्रुप हैं वो पूरे के पूरे 13 के 13 पता है कहां पर है, बैलेंस शीट का पार्ट है। तो बैलेंस शीट में कुल मिला के अगर आप गौर करें तो 22 अकाउंटिंग ग्रुप्स आते हैं और 6 आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। 6 प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे और 22 कहां पर आएंगे, हमारे प्राइमरी ग्रुप जो 15 मैंने आपको बताया, मैं क्विक रिवाइज कर दूं तो 15 प्राइमरी ग्रुप, 13 सब ग्रुप, 15 जो हैं वो 2 पार्ट में बटे हुए हैं। 9 बैलेंस शीट में आएंगे और हमारे कितने बचे 6, तो 6 हमारे किधर आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में और 13 पूरे के पूरे हमारे कहां पर आएंगे बैलेंस शीट में। तो इस टाइप से अगर हम देखें तो मैं एक एक के बारे में आपको डीपली डिस्कस करूंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये वीडियो अभी तक YouTube हिस्ट्री में आपको नहीं मिल पाएगा। इसमें प्रॉपर्ली हम अकाउंटिंग के बारे में भी नॉलेज ले सकते हैं। मैनुअल अकाउंटिंग की जो मेरी सीरीज थी आपने उसको अगर देखा हो तो बहुत आपको मजा आया होगा। उस सीरीज का ये एक और अपग्रेडेशन है। अगर आपको अपनी नॉलेज सी लेवल तक बढ़ानी है तो इन ग्रुप्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो जैसे 28 प्री डिफाइंड ग्रुप्स हैं जो हम पूरे अकाउंटिंग ग्रुप की अगर बात करते हैं तो टैली में इनका बहुत बड़ा रोल आएगा, क्योंकि टैली में हम जब भी कोई खाता बनाएंगे तो हमको पहले ये पता होना चाहिए ये लेजर किस पेरेंट ग्रुप को रेकमेंड करता है, किस पेरेंट ग्रुप से लिंक होता है। तो जैसे सबसे पहला हमारा ग्रुप आता है कैपिटल अकाउंट। आप ध्यान से देखिए, कैपिटल अकाउंट का मतलब है कि जो पूंजी कोई भी बिजनेस पर्सन स्टार्टिंग में अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है दैट इज कॉल्ड द कैपिटल। माने व्यवसाय को आरंभ करते समय जो भी कुछ लगाया जाएगा बिजनेस में, लाइक कैश हो या फर्नीचर हो या बिल्डिंग हो, कोई भी चीज अगर आप उसमें लगाते हैं तो उन सारी चीजों को कैपिटल माना जाता है, कैपिटल अकाउंट। लेकिन ध्यान से देखिए, कैपिटल अकाउंट के अंदर लिखा हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब होता है कि बिजनेस में अगर आप कोई भी चीज को एक्स्ट्रा अर्न कर लेते हो, एक्स्ट्रा अर्निंग का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस करते हो, उसमें स्क्रैप निकलती है। अब आप प्रैक्टिकली सोचिए कि स्क्रैप की कोई वैल्यू होगी? नहीं। आई एम टेकिंग एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए फुटवेयर फैक्ट्री है, फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसमें एक बड़ी शीट में से फुटवेयर के पार्ट अलग अलग कट किए जाते हैं। अब उसका जो कट कर दिए जाएंगे तो फाइनली उसका फ्रेम, पूरा फ्रेम बचेगा, माने कटा हुआ फ्रेम बचेगा। सोचिए वो लोग उसको बहुत बड़े लेवल पर यूज करते हैं क्योंकि वो एक पैकिंग मटेरियल के यूज में, जब कार्टन पैक होंगे तो साइड में यूज किया जाएगा। तो बेसिकली वो क्या होगा, स्क्रैप। तो हम अगर ऐसी स्क्रैप को हम चाहते हैं सरप्लस के रूप में डिफाइन करना है, देन हम इस पर्टिकुलर ग्रुप को उनसे लिंक कर सकते हैं। यानी हमारे जो स्क्रैप अकाउंट है हम चाहें तो रिजर्व एंड सरप्लस से लिंक करा सकते हैं। अगला ग्रुप आता है थर्ड, जिसको हम कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स माने स्थायी संपत्तियां। व्यवसाय के अंदर, बिजनेस के अंदर हमारी जो भी फिक्स्ड एसेट्स आती हैं, जो फिक्स्ड एसेट्स हैं लाइक फर्नीचर है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, इन सब चीजों को हम क्या मानेंगे, फिक्स्ड एसेट्स। अर्थात
हमने टैली में एक एंट्री की कि लाइक हमने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर परचेज 25,000। तो फर्नीचर अकाउंट को आप जब टैली के अंदर बनाओगे तो टैली आपसे पूछेगा कि फर्नीचर अकाउंट को लिंक किससे करना है। तो आपको फर्नीचर अकाउंट के साथ जब लेजर बनाएंगे मैं आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा इस चीज को आगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हम जब फर्नीचर अकाउंट का लेजर बनाएंगे तो उसको किससे लिंक कराएंगे, फिक्स असेट से। तो हमारे ये 3 ग्रुप हो गए। मैं पूरा फिर रिवाइज कर दूं। पहला हमने कैपिटल अकाउंट को पढ़ा, कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है रिजर्व एंड सरप्लस। थर्ड हमारा फिक्स असेट्स हो गया। अगला ग्रुप हमारा आता है करंट असेट्स। करंट असेट्स अर्थात ऐसी संपत्तियां जिनकी वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। ये ट्रिक हो गई, ये ट्रिक याद कर लीजिए। आपने गौर किया हो मैं हर एक वीडियो में एक आपको ट्रिक देता हूं जो एक टिप के रूप में होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है करंट असेट्स के लिए कि ऐसी संपत्तियां जिनकी वैल्यू घट भी सकती है बढ़ भी सकती है। टेक एन एग्जांपल, कैश अकाउंट है। सोचिए कैश अकाउंट आपके बिजनेस में आज 10,000 भी हो सकता है, कल हो सकता है 2,000 रुपए रह जाए, परसों हो सकता है वो 20,000 रुपए हो जाए। अर्थात कैश की वैल्यू घट बढ़ती है, तो इसलिए उसको करंट असेट्स कहेंगे। दूसरा नेचर भी इसका होता है कि कैश को हम कभी अपने बिजनेस में पूरी तरह से लिक्विडाइज कर सकते हैं, माने यूज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें बैंक अकाउंट्स के बारे में, तो बैंक अकाउंट का मतलब है लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपने अपना बिजनेस का अकाउंट ओपन किया, उसमें लाइक 50,000 रुपीज आपका इंस्टॉल है, तो वो हमारा पैसा जो 50,000 रुपीज उसके अंदर जो डिपॉजिट होगा बेसिकली वो क्या माना जाएगा, बैंक अकाउंट्स के अंदर। तो हम कोई भी अपनी बिजनेस से रिलेटेड बैंक अकाउंट्स खोलेंगे, उन सभी को हम बैंक अकाउंट से लिंक कराएंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बिजनेस से संबंधित कोई भी बैंक अकाउंट अगर आप ओपन करेंगे तो आप उनको किससे लिंक कराएंगे, बैंक अकाउंट से। सेम ऐसे ही हम डिपॉजिट्स की बात करते हैं, तो डिपॉजिट्स का मतलब होता है कि अगर आपने अपने व्यवसाय के पैसे को कहीं फिक्स डिपॉजिट के रूप में कर दिया, लाइक आपने एक पंजाब नेशनल बैंक में 20,000 रुपीज का एक एफडी बनवा दिया बिजनेस अमाउंट से। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पर्सनल का इसमें कोई लेन देन बिजनेस अकाउंट्स में नहीं होगा। तो बिजनेस के पैसे से अगर आपने 20,000 रुपीज का एफडी जो बनवाया वो बेसिकली किससे लिंक हो रहा है, डिपॉजिट से। नेक्स्ट वन इज लोन्स एंड एडवांसेस असेट्स। लोन्स एंड एडवांसेस बहुत बड़ा ग्रुप है, याद कर लीजिए। लोन्स एंड एडवांसेस, इसमें 2 चीजें आती है। लोन्स का मतलब है कि जिस पर हमको ब्याज मिलेगा, माने लोन शब्द ही कुछ ऐसा होता है। और अगर हम बात करें एडवांसेस की, तो एडवांसेस का मतलब है कि जिस एम्प्लॉय को हमने एक्स्ट्रा पैसा या एडवांस पैसा दे दिया है। तो अगर हम कोई भी इस टाइप का ट्रांजैक्शन करते हैं और हमको लेजर बनाने की आवश्यकता पड़ती है, तो हम उस केस में उसको किससे लिंक कराएंगे, लोन्स एंड एडवांसेस असेट्स से। असेट्स शब्द इसमें जोड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा कि लोन्स लायबिलिटी के बारे में मैं आगे चर्चा करने वाला हूं। ऐसे ही अगला होता है सन्ड्री डेटर्स। याद करिए, सन्ड्री डेटर्स का मतलब है, मैं एक हिंदी में समझा रहा हूं, जिन लोगों को आप उधार माल बेचोगे, जिन लोगों को आप उधार माल बेचोगे वो हमारे सन्ड्री डेटर्स होंगे। अर्थात गुड सोल्ड टू किशन, तो किशन का लेजर किससे लिंक कराओगे, सन्ड्री डेटर से। गुड सोल्ड टू मोहन, तो मोहन का लेजर किससे लिंक कराओगे, सन्ड्री डेटर से। तो इस तरीके से आप सन्ड्री डेटर्स को, कोई भी सन्ड्री डेटर्स हुए जो आपके बिजनेस से संबंधित हैं, उनके लेजर को सन्ड्री डेटर्स से लिंक करोगे। सेम ऐसे ही इसका 10th नंबर जो पार्ट है करंट असेट्स का, ये सब ग्रुप पढ़ रहे हैं हम, नंबर 6 स्टॉक इन हैंड। स्टॉक इन हैंड का मतलब है कि आपके बिजनेस में कोई भी स्टॉक बचता है, दैट इज कॉल्ड द क्लोजिंग स्टॉक। बिजनेस बुक्स जब हम क्लोज करते हैं उस दिन हमारे क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू होगी, दैट इज कॉल्ड द स्टॉक इन हैंड। तो क्लोजिंग स्टॉक नाम की जो वैल्यू है, जो लेजर है, उनको हम स्टॉक इन हैंड से लिंक कराएंगे। अब ये कई तरीके का हो सकता है, रॉ मटेरियल है, सेमी फिनिश गुड्स है, या फिनिश गुड्स है, या हो सकता है कि ऑन साइट पर कितना गुड्स बचा हुआ है या वेयर हाउस में कितना गुड्स बचा हुआ है। अकॉर्डिंग टू दैट इन सभी लेजर्स को हम स्टॉक इन हैंड से लिंक कराएंगे। एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा कि अगर आप पूरे 10 को ध्यान से देखें तो पहले 10 हो गए, मैं याद भी करवा रहा हूं साथ ही साथ आपको कि हमारे कैपिटल अकाउंट हो गया, इसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस आ गया। तीसरा हमारा हो गया फिक्स्ड असेट्स। फोर्थ हमारा हो गया कौन सा, करंट असेट्स। करंट असेट्स के अंदर 6 बच्चे हैं, मैं इसको ऐसे ही बोलूंगा। तो 6 जो उसके सब पार्ट है, इसको सब ग्रुप बोलेंगे। तो उसमें आपका कैश अकाउंट पड़ा, बैंक अकाउंट पड़ा, डिपॉजिट्स है, लोन्स एंड एडवांसेस असेट्स है, सन्ड्री डेटर्स है, स्टॉक इन हैंड है, ये सभी आपके 10 हो गए अभी ग्रुप्स। अगला अगर हम बात करें तो हमारा करंट लायबिलिटीज आता है 11 नंबर पर।
अगर आप 11 नंबर पर ध्यान से देखें करंट लायबिलिटीज, तो इसमें ड्यूटीज एंड टैक्सेस इज द फर्स्ट। करंट लायबिलिटीज का मतलब है पहली बात तो कि जैसे करंट असेट्स था इमीडिएट लिक्विडाइज होगा, ऐसे करंट लायबिलिटीज है कि हमको इमीडिएट चुकाना है, माने इसमें हमें चुकाना है, पैसा किसी को देना है। तो फर्स्ट वन इज द ड्यूटी एंड टैक्सेस। अब गौर कीजिए, आपने माल बेचा जिस पर आपको टीडीएस या जीएसटी मिला या वैट मिला, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द टेरिटरी। आपके जिस पूरे देश में, हमारे पूरे देश में जहां जहां जिस टेरिटरी में जो भी टैक्स एप्लीकेबल हो रहा है, ऑलमोस्ट केसेस जीएसटी एप्लीकेबल हो रहा है, तो जो भी टैक्स लगेगा वो टैक्स हमें कस्टमर से हमको मिल गया, तो अब हमारी लायबिलिटी होगी, माने कौन सी लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी होगी कि हमें अपना वो टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है, इसलिए उसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस में दिया जाता है। मैं आपको एक बात और याद दिला दूं, यहीं पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस का एक टैक्सेशन का प्रीमियम लेक्चर हमारा बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, आप उसको अवश्य देखिएगा। तो अगला आया सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स का मतलब है कि जिन लोगों से उधार माल हम खरीदते हैं। देखो पहले मैंने कहा था सन्ड्री क्रेडिटर्स के बारे में, जिन लोगों को हम उधार माल बेचते हैं, मैं यहां बोल रहा हूं जिन लोगों से हम उधार माल खरीदते हैं। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स का मतलब है कि हम जिनसे उधार माल खरीदते हैं वो हमारे सभी सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं, अर्थात हमें उनको पेमेंट करना होगा। तो हम ऐसे कोई भी लेजर्स को सन्ड्री क्रेडिटर से लिंक कराएंगे जिनसे हमने उधार माल खरीदा है। अगला आता है लोन्स लायबिलिटी, ये 15 नंबर हमारा ग्रुप हो गया। 15th नंबर लोन्स लायबिलिटी। ये लोन्स का मतलब है लायबिलिटी, अर्थात ये लोन हमने किसी से लिया हुआ है। तो ये कौन सा हो सकता है? द फर्स्ट वन इज अ सिक्योर्ड लोन, सेकंड वन इज अ अनसिक्योर्ड लोन एंड द थर्ड वन इज अ बैंक बॉडी ओसीसी। एक एक करके पढ़ते हैं। 16 नंबर पे हम ध्यान से देखें तो सिक्योर्ड लोन लिखा हुआ है। सिक्योर्ड लोन का मतलब है कि जो लोन हमने सिक्योरिटी रख कर लिया। मैं बिल्कुल आसान शब्दों में डिस्कस करना चाहूंगा, जिन लोन को हमने बैंक से विदाउट सिक्योरिटी लिया, दैट इज सिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन, जिस लोन को हमने बिना सिक्योरिटी, फिर रिपीट करूंगा, सिक्योर्ड लोन सिक्योरिटी रख कर लिया, अनसिक्योर्ड लोन बिना सिक्योरिटी के लिया, एंड थर्ड वन इज अ बैंक बॉडी ओसीसी, यानी बैंक से ओवरड्राफ्ट ले लिया आपने, या क्रेडिट कार्ड के थ्रू बैंक से लिमिट ले ली, बैंक से एक्स्ट्रा पैसा आपने यूज करा लिया। तो बेसिकली ये हमारे तीनों के तीनों कैसे नेचर के हैं? चुकाने हैं, इसलिए उनको हम लोन्स लायबिलिटी कैटेगरी में देते हैं। तो हमारे कुल मिला के 18 ये ग्रुप हो गए। अब 19th नंबर की बात करता हूं, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है नेचर वाइज कि अगर आपने बिजनेस का पैसा, उस पैसे से किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स ले लिए, अर्थात आपने अपने बिजनेस का पैसा किसी एक्स बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट बोला जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपने अपने बिजनेस के पैसे से किसी दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, या यूं कहें साधारण शब्दों में, बिजनेस के पैसे से आपने XYZ कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए, तो बेसिकली इट इज सिंपली कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट। ऐसे इन्वेस्टमेंट्स आपको यहां मेंशन करने होंगे। अगला है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट का मतलब होता है कि कभी कभी खाते बनाते समय कुछ पैसे या कुछ रुपए का फर्क आ जाता है, जिसको किसी भी तरीके से हम रेक्टिफाई नहीं कर सकते, तो उसको हम सस्पेंस अकाउंट से लिंक करा सकते हैं। सेम इसी टाइप से हमारे 20 ग्रुप्स हो गए। अब मैं आगे ग्रुप्स की डिस्कस करना चाहूंगा। तो अगर हम देखें मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये बहुत बड़ा ग्रुप है, याद कर लीजिए, नेचर वाइज लग रहा है एक्सपेंसेस, बट एक्चुअली ये फिक्टिशियस असेट्स है, अर्थात ये कृत्रिम या अमूर्त संपत्ति नाम से ऐसा ग्रुप है कि अगर हम बिजनेस स्टार्टिंग टाइम पर हम जो लॉन्चिंग एक्सपेंसेस कर रहे हैं, डायरेक्टर्स फीस हमने पे की हुई है एक्स्ट्रा, या बिजनेस लॉन्चिंग से रिलेटेड कोई भी खर्चा है, जैसे हमने बिजनेस को लॉन्च किया, उस दिन हमने बहुत बड़ी पार्टी की जिसमें हमने लोगों ने इनवाइट किया और लोगों को हमने खाने पिलाने पे खर्चा आया, तो वो टोटल एक्सपेंसेस जो आएगा हमारा मिसलेनियस एक्सपेंसेस में हम लिखेंगे। रीजन बीइंग बड़ा खर्चा है और पहले ही साल अगर बड़े खर्चे आपने अपने बिजनेस में दिखा दिए, आपको लॉस होने की संभावना होगी। और क्लियर कर लीजिए, ये सीए लेवल का पॉइंट है, अगर लॉस होगा तो आपकी नंबर 1 की रोकड़ कम हो जाएगी, माने आपकी बिजनेस की एक्चुअल कैपिटल खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, आपके बिजनेस के नुकसान दिखाए जाएंगे और वो शेयर्स आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये रेमेडी दी गई है कि अगर आपका मिसलेनियस एक्सपेंसेस ज्यादा है, लाइक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस और द लॉन्चिंग एक्सपेंसेस, तो उनके खर्चों को हम 3 या 4 साल में डिवाइड कर लेंगे। जैसे मान लीजिए 4 लाख खर्चा हुआ पहले ही साल लॉन्चिंग में,
तो हमने क्या किया, 4 लाख रुपए में से 1 लाख रुपया अपना खर्चों में दिखा लिया, 3 लाख रुपए कहां लिंक कर दिए, मिसलेनियस एक्सपेंसेस में, जो ग्रुप मैंने डिफाइन किया हुआ है यहां पर। इसमें क्या होगा कि फिक्टिशियस असेट्स अर्थात ये संपत्ति में दिखाएगा। सेकंड ईयर आपको जब प्रॉफिट होगा तो फिर आप खर्चा 1 लाख कम कर लीजिए, तो धीमे धीमे करके क्या होगा कि आपके ये खर्चे रिड्यूस हो जाएंगे और आपका प्रॉफिट नॉर्मल मेंटेन हो जाएगा। सेम इसी टाइप से ब्रांच एंड डिवीजन, खर्चों को डिवाइड करने के लिए हम ब्रांच एंड डिवीजन ग्रुप का यूज करेंगे। 22 हमारे ये अकाउंटिंग ग्रुप्स हो गए। गौर कीजिए ये 22 जो हैं ये सभी के सभी बैलेंस शीट का पार्ट है। ये 22 जितने आपने अभी पढ़े ये सभी के सभी बैलेंस शीट में आते हैं और इन सभी को बैलेंस शीट में बहुत नॉर्मल तरीके से आप यूज कर सकते हैं। पूरा रिवीजन आप लोग एक बार क्विक रिवाइज कर लीजिए, आप सभी जितने भी आपने अभी ये 22 ग्रुप याद किए हैं वो। अगला है फिर हमारा नेक्स्ट जो आएगा 23rd, दैट इज सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट याद करिए, अब ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस की हम चर्चा करने वाले हैं। सेल्स अकाउंट का मतलब है कि आप जब भी बिजनेस में सेल्स अकाउंट नाम का लेजर बनाओगे तो इस सेल्स अकाउंट से आप लिंक कराओगे। अगला है हमारा परचेस अकाउंट। हम परचेस अकाउंट जब बनाएंगे तो परचेस अकाउंट से लिंक कराएंगे। सेम ऐसे ही अगर हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस नाम का कोई भी लेजर बन रहे हैं, टेक एन एग्जांपल में याद कर लीजिए, यहां पर ये बहुत जरूरी है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं, ये ट्रिप है, ये ट्रिक याद करिए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं यानी फैक्ट्री से संबंधित समस्त खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। लिख लीजिए, मैंने मैनुअल अकाउंट्स में भी आपको समझाया था। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हमारे फैक्ट्री से रिलेटेड सारे खर्चे होते हैं और उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। जैसे फैक्ट्री वेजेस, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री सैलरी, ये सभी के सभी लेजर्स जो आप बनाओगे किससे लिंक कराओगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस से। सेम ऐसे ही अगर हम अगला ग्रुप का चर्चा करें डायरेक्ट इनकम के बारे में, तो फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी इनकम होती है उनको हम डायरेक्ट इनकम बोलते हैं। डायरेक्ट इनकम हमारा जो है वो फैक्ट्री से संबंधित कुछ भी हो सकता है। टेक एन एग्जांपल, फैक्ट्री के यार्ड में आपने कुछ मान लीजिए आलू लगवा दिया और उससे आपको 10,000 रुपीज का इनकम हुआ। नाउ यू वांट टू शो दैट इनकम इनसाइड योर ट्रेडिंग अकाउंट, तो आप उसको दिखा सकते हो, दैट इज योर डायरेक्ट इनकम। नेक्स्ट वन इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब है कि वो खर्चे जो हमारे सेल्स से संबंधित हैं, या उल्टा बोलिए ऐसे खर्चे जो फैक्ट्री से संबंधित नहीं हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। लाइक मान लीजिए शोरूम रेंट, शोरूम सैलरी या एक्सपेंसेस ऑन सेल्स, तो ये सभी के सभी हमारे खर्चे क्या माने जाएंगे, बेसिकली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में शो करते हैं। ये मैनुअल अकाउंट्स वाले वीडियोस में मैंने आपको पूरा मेंशन करवाया हुआ है, आप चाहे तो एक बार उन वीडियोस को रिवाइव कर लीजिएगा। अगला है हमारा इनडायरेक्ट इनकम, अर्थात ऐसी कोई भी इनकम जो आपकी सेल्स से संबंधित है, जैसे कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये कौन से नेचर के हैं, इनडायरेक्ट इनकम नेचर के हैं। तो इस टाइप से 28 ये पूरी फैमिली हो गई। 28 फैमिली को आपको बहुत अच्छे से याद करना है। पूरी 28 ग्रुप को आप बार बार लिखिए, नोटबुक पर लिखिए और प्रैक्टिस करिए। आई एम श्योर अगर आपको ये याद हो गए, मैं गारंटी लेता हूं उस चीज की कि आप कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं कर सकते, आप एक परफेक्ट अकाउंटेंट बन पाएंगे। तो ये चीजें हमने पूरी ग्रुप्स के हिसाब से अपनी लर्न की हैं। मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के ठीक नीचे एक सब्सक्राइब का रेड बटन बना हुआ है, उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी ये वैल्यूएबल कमेंट्स और वैल्यूएबल लाइक और सब्सक्रिप्शन हमको मोटिवेट करेगा और हम बहुत अच्छे से अच्छे वीडियोस आपको दे पाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।